नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के बारे में। साथियों, ये 2013 जो आरएस था उसका जो परीक्षा का आयोजन 2016 में हुआ था उसकी मुख्य परीक्षा उसकी उत्तर पुस्तिका मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। ये मेरी स्वयं की है। हम जानेंगे कि आरपीएससी आरएस की मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के नंबर देती है और हमारी लिखन शैली किस प्रकार की हो तो हमें किस प्रकार के नंबर मिलते हैं, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप देखेंगे तो पहले पेज पे कैंडिडेट मार्क्स रिपोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो सारी डिटेल्स होती है जिसमें सेंटर नंबर, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट के नंबर, कैंडिडेट का नेम नहीं लिखा होता है इसमें। असेसमेंट कोड, मतलब आपका पेपर कौन सा है, और ये कंपोनेंट कोड इसके ऊपर लिखा होता है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पहला पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है। और उससे आगे हम जब जाते हैं तो यहाँ पर ये आपके मार्क्स लिखे होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस पेपर में मेरे 200 में से 78 नंबर आए थे, 78 नंबर। और इसके नीचे आपके प्रत्येक क्वेश्चंस में कितने मार्क आए हैं वो बताते हैं। जैसे पहले क्वेश्चंस में मेरे दो में से 1.5 यानी 1.5 नंबर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों की मार्किंग यहाँ आपको दिखेगी। मुख्य परीक्षा में जब आप परीक्षा देते हैं उस समय इस प्रकार का फॉर्मेटिक पहले पेज में लिखा होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग ढंग का होता है। ये यहाँ से आपके निर्देश शुरू हो गए हैं। तो ये निर्देश सारे ये हैं कि भाई परीक्षा में आप किस प्रकार से अपना आंसर मतलब लिखना है, या फिर आप अगर आंसर के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो आपके नंबर काटे जाएंगे। उसके अलावा बॉर्डर लाइन के बाहर आपको नहीं लिखना है, वगैरह वगैरह। इसमें सारी जानकारी आपको दी जाती है या दी गई है। उसके बाद में अब शुरू करेंगे हम यूनिट फर्स्ट। आप देख रहे हैं कि यूनिट ये फर्स्ट है और इसका पार्ट ए है। यूनिट जो फर्स्ट है ये टोटल 50 मार्क की है। टोटल 50 मार्क की है। उसका पार्ट ए जो है ये 10 अंक का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए, पहला प्रश्न 2 अंक का है और इसका उत्तर 15 शब्दों में लिखना था। तो पहला प्रश्न है, नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए बताना था कि नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में इसमें 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो जो मैंने लिखी है वो देखिए कि इस चित्रशैली में भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का चित्रण किया जाता है जिसे पिसवाई कहा जाता है। मैंने ये लिखा था एक। और दूसरा देखिए, लिखा था कि इसमें पेड़ पौधों, वृक्षों, केले के चित्र, गोपियों के चित्र व हरे रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता था। मैंने फिर यहाँ लिख दिया। इस प्रश्न में मुझे 2 में से 1.5 अंक मिले थे जो ठीक माने जा सकते हैं। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था इसमें कि जयपुर प्रजामंडल ने जयपुर के प्रजामंडल का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। इसमें बताना था कि जयपुर के प्रजामंडल का 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसके प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो उसका उत्तर जो मैंने लिखा था वो लिखा था, जयपुर प्रजामंडल ने इस आंदोलन के प्रति तटस्थता या असहयोग की नीति अपनाई, जिसका प्रमुख कारण जेंटलमैन एग्रीमेंट था जो हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। यहाँ मैंने इसका दृष्टिकोण भी बता दिया कि भाई ये असहयोग दिया था उन्होंने, तटस्थ थे वो, किसी और भी नहीं थे। और उसका कारण भी मैंने बता दिया कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था और किन लोगों के बीच में हुआ था ये भी। तो इस प्रश्न में मुझे 2 में से 1.5 अंक मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न था कि अकबर के दीन इलाही की प्रकृति पर प्रकाश डाली। अकबर का दीन ही इलाही धर्म अन्य समस्त धर्मों का सार था। उसने अन्य धर्मों के नैतिक सामाजिक गुणों को मिलाकर इस धर्म का निर्माण किया था, हालांकि यह धर्म अस्तित्व में आने से पूर्व ही समाप्त हो गया। इस प्रश्न में भी मुझे आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1.5 नंबर दिया है, तो ठीक है। मैंने सीधा लिख दिया कि प्रकृति बता दी कि भाई ये समस्त धर्मों का सार था और इसमें सभी अच्छी बातें थी। जो अलग अलग धर्म थे उनकी अच्छी बातों को समाहित करते हुए इस धर्म का निर्माण हुआ था। आगे वाला प्रश्न देखिए। आगे वाला प्रश्न इन्होंने पूछा था कि आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर क्या है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने कहा था धार्मिक शिक्षा। ये मैं थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो गया, मैंने ध्यान नहीं रखा या ये कहे कि मैं चूक गया। तो यहाँ पर मैंने
धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर लिखे, मुख्य रूप से इनमें जो विशिष्ट अंतर क्या थे वो लिख दिए। जैसे पहला लिखा मैंने, आर्य समाज प्रमुख रूप से मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जबकि रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। आर्य समाज ने समाज की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, जबकि रामकृष्ण मिशन नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास के गुणों पर बल दिया था। तो ये दोनों ही इन्होंने क्रॉस कर दिया। उसके बावजूद मुझे उन्होंने आधा नंबर दिया, और मुझे लग रहा है कि जो मैंने मूर्ति पूजा वाला लिखा उसी वजह से ये आधा नंबर मुझे यहाँ पर इसमें से मिला है। आगे बढ़ते हैं। ये है कि रैनसा मैन के आदर्श से आप क्या समझते हैं, 5वां प्रश्न था। और ये पार्ट ए में जो है अंतिम प्रश्न है। 5 प्रश्न थे, 15-15 शब्दों में लिखने थे, 2 अंक के थे। रैनसा मैन के आदर्श से आप क्या समझते हैं। उसमें मैं सही बताऊं तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने रैनसा मैन के बारे में बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था। रैनसा का अर्थ मैं जानता था, रैनसा मैन के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो या फिर मैंने लिख ही दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने इसको गलत कर दिया और मुझे 0 नंबर इसमें मिला। अब आगे देखते हैं। अब पार्ट बी शुरू हो जाता है, और ये पार्ट जो बी है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये 20 अंक का है, और इसमें 4 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो 5 अंक का है। तो इस प्रकार से ये 20 अंक हो जाते हैं, और ये सभी प्रश्नों के उत्तर है जो 50-50 शब्दों में लिखने थे मुझे। आप कह सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न थे। देखिए तो प्रश्न क्या था पहला, भारतीय परंपरा में ऋण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। और ऋण की अवधारणा यहाँ समझानी थी कि ऋण की अवधारणा वाकई में थी क्या। अब मैंने इसका उत्तर क्या लिखा है वो देखिए। ऋण का शाब्दिक अर्थ होता है उधार। भारतीय सामाजिक परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है। वेदों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने ऋणों से मुक्त होना चाहिए, ये उसका नैतिक कर्तव्य है। भारतीय परंपरा में मुख्य रूप से 3 ऋणों का उल्लेख है। पितृ ऋण, मैंने यहाँ पर 3 ऋण का उल्लेख कर दिया, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण से तात्पर्य पिता जिसने जन्म दिया है, ऋषि ऋण से जिसने ज्ञान प्रदान किया है, और देव ऋण देवताओं से संबंधित है। व्यक्ति को इन सब के प्रति बनने वाले कर्तव्यों का निर्वाह करना आवश्यक है। और इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं 5 में से मुझे उन्होंने 2 अंक प्रदान किए हैं, 2 अंक दिए हैं मुझे, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न था कि रणथंभौर के दुर्ग के सैन्य महत्व को समझाइए। रणथंभौर के दुर्ग के सैन्य महत्व को समझाइए। अब इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है वो देखिए। मैंने लिखा था कि रणथंभौर का दुर्ग पहाड़ी दुर्ग व वन दुर्ग का सम्मिश्रण है, जिसके कारण वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा। दूसरा, ये गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था, इस कारण कई शासक इस पर अधिकार करना चाहते थे। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब वहाँ के शासक राणा आमिर ने इसकी विषम स्थिति के कारण ही लोहा लिया, हालांकि उसे पराजित होना पड़ा था। तो थोड़ा बहुत मैं इस प्रश्न के टच में था, मैंने लिखा भी था, सैन्य महत्व मैंने बता दिया था, इस कारण से मुझे इस प्रश्न में उन्होंने 2 अंक दिए। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि 1857 की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अब न तो उन्होंने 1857 की क्रांति लिखा, फिर भी हम ये समझ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में क्वेश्चन है। फिर मैंने इसका उत्तर क्या लिखा है, मैंने लिखा था कि यह सन 1857 की क्रांति एक सैन्य विद्रोह न होकर जन विद्रोह था। लोगों में अंग्रेजी शासन के प्रति नफरत का प्रतीक थी। यह क्रांति एक नेतृत्वहीन क्रांति जो अंत में असफल रही, परंतु इसने लोगों के मन में स्वतंत्रता के बीज बो दिए। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने इसको आरंभ किया था, जिसमें भारत की कई रियासतों में सहयोग किया, परंतु कुछ अंग्रेज पसंद राजाओं, जागीरदारों के असहयोग, नेतृत्व की कमी, हथियारों की कमी, अव्यवस्थित संचार व्यवस्था ने उसे असफल बना दिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे नंबर कितने मिले। देखिए आप, इसमें मुझे सिर्फ आधा नंबर दिया गया है, आधा नंबर 5 में से। कारण ये था कि वो भी आधा नंबर भी मुझे सिर्फ इस वजह से मिला है कि मैंने यहाँ केवल जन विद्रोह का वर्णन किया है। मैंने इसको ये व्याख्या नहीं की कि जन विद्रोह था तो क्यों था, अगर ये सैन्य विद्रोह नहीं था तो क्यों नहीं था। मुझे इसके ऊपर लिखना था, और मैं इसकी वो व्याख्या करने लग गया कि कब शुरू हुई थी, क्या कब करने लग गया, जबकि मुझे उसकी प्रकृति बतानी थी कि ये वाकई में 1857 की क्रांति थी, वो था क्या, अगर वो सैन्य विद्रोह था तो कैसे था, नहीं था तो क्यों नहीं था, जन विद्रोह था तो किस किस इतिहासकारों ने जन विद्रोह बोला था। यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी चूक कर गया, तो आधा नंबर उन्होंने मुझे इस प्रश्न में दिया। और ये जो 9वां प्रश्न था कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, टिप्पणी कीजिए। तो उस समय मैंने विश्व का इतिहास कम पढ़ा था और मुझे ये पुराना कुछ याद था, तो मैंने लिख दिया था। मैंने लिखा था कि वर्साई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के आधार का कार्य किया। वर्साई की संधि
की शर्तों को मनवाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने ध्रुवी राष्ट्रों पर दबाव बनाया, जिसमें ध्रुवी राष्ट्रों के नागरिकों में भावात्मक रूप से के साथ साथ मानसिक रूप से भी तोड़ दिया। जर्मनी को कई भागों में बांट दिया गया। उन शासकों का दमन किया गया जिन्होंने ध्रुवी राष्ट्रों का साथ दिया था। तो मैंने ये लिखा और मुझे ये लिखना चाहिए था कि वाकई में द्वितीय उसके लिए उत्तरदायी क्यों था, कि वर्साई की जो संधि हुई थी उसके बाद में क्या जर्मनी में हिंद भावना आ गई थी, क्या के जो पॉइंट थे वो मुझे लिखने थे। यहाँ पर भी मैं प्रश्नों को समझने में चूक कर गया और यहाँ पर मुझे सिर्फ आधा नंबर इसमें मिला। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पार्ट सी, और पार्ट सी ये 20 अंक का है और पार्ट सी 20 अंक का था और इसमें केवल एक ही क्वेश्चन था और वो भी अथवा में था और मुझे ये 200 शब्दों में लिखना था। और दो प्रश्न कौन से थे? मालदीव के हुमायूं व शेरशाह के साथ संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और दूसरा प्रश्न था प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर एक निबंध लिखिए। तो निश्चित तौर पर मैंने पहले वाले प्रश्न को चूज किया था कि भाई मालदीव और हुमायूं व शेरशाह के क्या संबंध है, हुमायूं के साथ कैसे संबंध है और शेरशाह के साथ कैसे संबंध है। तो मैंने इस प्रश्न की फ्रेमिंग बड़े निम्नात्मक प्रश्न के रूप में था, तो उसी ढंग से कि मैंने पहले प्रस्तावना लिख दी इसमें। तो प्रस्तावना में मैंने लिखा कि मारवाड़ के शासक मालदेव व हुमायूं के मध्य अच्छे संबंध रहे, लेकिन कूटनीतिक रूप से मालदेव ने आवश्यकता पड़ने पर हुमायूं की सहायता नहीं की। शेरशाह की नीति साम्राज्यवाद की थी, जो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता था। इस कारण शेरशाह व मालदेव के मध्य युद्ध अवश्य भावित था। ये मैंने छोटी सी प्रस्तावना लिख दी और उसके बाद में मैंने मालदेव व हुमायूं के संबंधों को दर्शाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए या मैंने मालदेव और हुमायूं के संबंध बता दिए कि मालदेव और हुमायूं की सोचा व बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के हारने के बाद वह शेरशाह से जान बचाने हेतु मालदेव के पास आया। मालदेव जानता था कि यदि उसने हुमायूं को चरण दी तो शेरशाह से युद्ध आवश्यक हो जाएगा, अतः उसने हुमायूं को मना कर दिया और उसे बहला फुसलाकर मारवाड़ की सीमा से बाहर भेज दिया। फिर मैंने मालदेव और शेरशाह के बारे में लिख दिया कि इन दोनों के मध्य में क्या संबंध थे। फिर ग्रीष्ममेल का युद्ध, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दिया उसने। मैंने ये भी लिखा था कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत खो बैठता। फिर मैंने अंत में एक मूल्यांकन लिख दिया कि भाई मालदेव और शेरशाह के मध्य में संबंध कुछ हद तक सही थे, परंतु शेरशाह की साम्राज्यवादी नीति के कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये मैंने लिखा था। अब आगे देखिए, इस प्रश्न में जो 20 नंबर का प्रश्न था उसमें मुझे इन्होंने 6 नंबर दिए। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 भाग थे इकाई 1 यूनिट फर्स्ट के। तो इसमें मुझे उन्होंने 6 नंबर 20 में से दिए। तो इस प्रकार से ये पार्ट यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। और इस यूनिट का हम पूरा देखने जाए तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि टोटल मार्क कितने मिले। अब उसके आगे आ जाती है यूनिट सेकंड, जो आपके संविधान से संबंधित थी। तो इस यूनिट को हम अगले वीडियो में विश्लेषण करेंगे इसका। इससे मैं आपको बता दूं कि पहली जो यूनिट थी वो टोटल 50 अंक की थी, उसमें से मुझे कितने मार्क मिले अगर इस यूनिट का अपन देखने जाए तो। ये मार्किंग RAS की होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे उसमें मेरे संविधान वाले पोर्शन में अच्छे नंबर आए थे। इसमें टोटल मुझे 78 नंबर मिले थे। आगे फिर मिलेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।